हेलो बडीज, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का फर्स्ट आर्टिकल है वियना में टेरर अटैक। ये एक फंडामेंटलिस्ट अटैक है जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ISIS ने ली है। आइए देखते हैं ऑस्ट्रिया को मैप में। ऑस्ट्रिया यूरोप की एक कंट्री है जो कि लैंडलॉक्ड है। वियना उसकी कैपिटल है। वियना में बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं, जिसमें से एक है इम्पॉर्टेंट है जो कि ओपेक। चलिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी हेडक्वार्टर्स वियना में है। इससे रिलेटेड एक कन्वेंशन भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वियना कन्वेंशन। चलिए वर्ल्ड रिएक्शन देख लेते हैं इसका। वियना के चांसलर ने इसे क्रिटिसाइज किया है, लेकिन साथ ही इन्होंने बोला है कि वो रिटेलिएट नहीं करेंगे फ्रांस की तरह। आपने देखा होगा फ्रांस में भी रिसेंटली टेररिस्ट अटैक हुआ है। इंडिया ने भी सॉलिडारिटी दिखाई है और साथ में कंडेम भी किया है इस ह्यूनस एक्ट को। आप जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा टेररिज्म क्यों हो रहा है, क्यों इतने टेरर अटैक्स हो रहे हैं और स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादा हो रहे हैं। उसके रीजंस हम बताते हैं। इसका एक मेजर रीज़न ये है कि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, फैमिली ब्रेक कर रहा है, आइसोलेशन हो रहा है। उसकी वजह से क्या होता है, एलिनेशन कॉज करता है। सेकेंड रीज़न है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में क्या होता है, ये इको चैम्बर की तरह क्रिएट करता है। इसमें क्या होता है कि आप अगर कोई कंटेंट सर्च करते हैं और आप प्ले करते हैं, उसके बाद आपको उसी तरह के कंटेंट रेकमेंड करने लग जाता है। आपने युval नोआ हरारी का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो उनके बारे में सर्च करिए। उन्होंने AI के एडवर्स इम्पैक्ट्स बताए थे। उन्होंने बताया था कि अगर AI ह्यूमैनिटी को एडवर्सली इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि वो एल्गोरिदम से ह्यूमन नेचर को समझने की कोशिश करता है और कई बार आपको सामने वही चीज़ दिखाई जाती है तो आप वही बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड रीज़न है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, यूरोप के लिए बहुत ज़्यादा मेजर रीज़न है, जेनोफोबिया होने की वजह से क्या है, इस्लामोफोबिया हो गया है। इस्लामोफोबिया मतलब आप जो भी इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते हैं उसको आप ऐसी नज़रों से देखते हैं जैसे वही ही टेररिस्ट है। इसकी वजह से क्या होता है, उनको एम्प्लॉयमेंट में दिक्कत होता है। सेकंड, उनको दिक्कत होती है किसी के साथ मिक्सअप करने में। लोग उन्हें हमेशा शक की नज़रों से, सस्पिशियस आइज से देखते रहते हैं। इससे क्या होता है कि उनको सिक्योरिटी नहीं होता है जॉब का, या फिर वो कहीं ना कहीं एलिनेटेड सा फील करने लग जाते हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो इंडोक्ट्रिनेट या रेडिकलाइज होने लग जाते हैं, या वो टेंड करते हैं रेडिकलाइजेशन की तरफ। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है पिनाका, जिसका एडवांस वर्जन DRDO ने टेस्ट किया है। इसकी डेवलपर है DRDO एंड इट्स लैब, जिसका नाम लिखा हुआ स्लाइड में ARDE एंड HERML। और इसको टेस्ट किया गया है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से। चांदीपुर का लोकेशन हम देख लेते हैं। चांदीपुर ओडिशा का बीच है, जिसमें एक बार UPSC ने क्वेश्चन भी पूछा था कि कौन सा बीच है जहां पर वाटर 5 किलोमीटर तक रिसीड कर जाता है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसके बारे में। पिनाका का नाम शिवा के धनुष से रखा गया है। इसको यूज किया गया था कारगिल वॉर के टाइम पर भी। DRDO प्लान कर रही है कि 2024 तक कंप्लीट डिप्लॉयमेंट पिनाका का करेगी। एनालिसिस के पार्ट में आते हैं एक्सक्यूज मी, एनालिसिस के पार्ट में आते हैं। चलिए इसके एनालिसिस पार्ट में आते हैं। ये डिफेंस इंडिजनाइजेशन में हेल्प करेगा। इंडिया के इम्पोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है। इंडिया, आपने देखा होगा न्यूज़ में कि बहुत सारी डिफेंस डील्स चलती रहती हैं। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर है डिफेंस डील्स में, जो मैं सिप्री का डेटा कोट कर रही हूँ। और ये क्या करेगा, डिफेंस एक्सपोर्ट में इंडिया की मदद करेगा इस तरह के सक्सेसफुल टेस्टिंग। क्यों, इंडिया अभी आप देख ही रहे होंगे डिफेंस एक्सपोज बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज करता है, दूसरी कंट्रीज से लोगों को बुलाता है। तीसरा, ये नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेगा और आर्मी मॉडर्नाइजेशन करेगा। स्ट्रेंथन कैसे करेगा नेशनल सिक्योरिटी को, क्या है कि अगर आप किसी और पर डिपेंडेंट, किसी और कंट्री पर डिपेंडेंट है, तो आप इम्पोर्ट डिफेंस डील में या डिफेंस इक्विपमेंट आप किसी और कंट्रीज से इम्पोर्ट करते हैं, तो क्या होता है कि आप एक्चुअली नेचुरली आप वल्नरेबल हो जाते हैं।
क्योंकि सामने वाली कंट्री को आपके इक्विपमेंट्स के बारे में नॉलेज होता है, तो वो कभी भी साइबर अटैक कर सकता है या कभी भी सिस्टम फेलियर कर सकता है। थर्ड, अब देखते हैं कि चैलेंज क्या है इसके साथ। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, आप देखेंगे कि बहुत सारी डिफेंस डील्स में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का क्लॉज तो होता है, लेकिन एक्चुअल में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बहुत कम हो पाता है। दूसरा रीज़न, जो दूसरा चैलेंज है वो है इनसफिशिएंट बजटरी अलोकेशन फॉर डिफेंस एंड R&D। इसमें क्या है कि आपने पिछले साल बजट में बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था, सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि डिफेंस का मोस्ट ऑफ द परसेंट, मतलब 30 to 40% जाता है पेंशन्स और सैलरी में। तो एक डिमांड भी उठा था कि आपको डिफेंस पर्सनल का नंबर कम करना चाहिए। तो ये थी इसके बारे में एनालिसिस। नेक्स्ट न्यूज़ है ईवी पॉलिसी तमिलनाडु की। तमिलनाडु थर्ड स्टेट बन गया है दिल्ली और तेलंगाना के बाद जो ईवी पॉलिसी लेकर आया है। इसके फीचर्स हम पहले देख लेते हैं। 100% रोड टैक्स एग्जेम्पशन है। इसमें क्या है कि रोड टैक्स आप कब देते हैं, जब आप गाड़ी वाड़ी लेते हैं तभी आप रोड टैक्स देते हैं, और रोड टैक्स स्टेट का मैटर है, इसलिए तमिलनाडु ने 100% टैक्स एग्जेम्पशन कर दिया है। वेव ऑफ कर दिया है परमिट फीस को। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो ईवी चलाएंगे उनको परमिट फीस नहीं देनी पड़ेगी, 100% है। थर्ड है 100% टैक्स एग्जेम्पशन कर दिया है ईवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का 31 दिसंबर 2025 तक। तमिलनाडु सरकार ने एक टारगेट रखा है जिसमें 50,000 तक का इन्वेस्टमेंट करेगी तमिलनाडु सरकार ईवी पे। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि 2029 तक सरकार टारगेट कर रही है कि 6 सिटीज़ जो हैं वो टोटली, जिसमें टैक्सीज और ऑटोज है, टोटली ईवी व्हीकल्स हों। एनालिसिस के पार्ट में आते हैं इस न्यूज़ के। एक्चुअली ये लाइन में है इंडिया के पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट के कमिटमेंट में। इंडिया ने कमिट किया था कि 33 to 35% ऑफ GHG एमिशन इंटेंसिटी वो कम करेगा 2005 के लेवल से बाय 2030। अब आप सोचेंगे एमिशन इंटेंसिटी क्या है। एमिशन इंटेंसिटी एक्चुअली ये है कि आपको जीडीपी का 1% ग्रो करने के लिए जितना ज़्यादा एमिशन करना पड़ता है उसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी बोलते हैं। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टारगेट रखा है कि 30% ईवी व्हीकल पेनिट्रेशन होगा बाय 2030 तक। ठीक है, ये तो हमने लिंक कर दिया। दूसरा, अब जाते हैं कि बेनिफिट क्या है इसके। अब सबको पता होगा कि इंडिया 80% ऑफ द क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, तो ये हमारा दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंस भी कम करता है। तो ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ ले जाता है इंडिया को, और ये इंपोर्ट बिल भी रिड्यूस करेगा। दूसरा क्या है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी कम करेगा। तीसरा क्या है, ये न्यू जॉब क्रिएट करेगा। ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी नए चीज़ों में, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और चौथा है कि ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट बढ़ाएगा। चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस ये हैं, लिथियम आयन बैटरी ही इटसेल्फ चैलेंज है। दूसरा, इकोसिस्टम नहीं है इंडिया में। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। आप अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएंगे तो हर डिस्टेंस के बाद आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने का एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, जैसे आपको पेट्रोल पंप होते हैं वैसे, तो उसकी भी कमी है इंडिया में। चलिए, ये न्यूज़ पूरी हुई। अब नेक्स्ट आर्टिकल में आते हैं। गंगा उत्सव 3 डे का वर्चुअल गंगा उत्सव मनाया गया था, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पर आप फिजिकली मीट नहीं कर सकते। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और NMCG ने मनाया था ये। एक्चुअली ये 12th एनिवर्सरी है जब इंडिया ने नेशनल रिवर गंगा को डिक्लेयर किया था, उसके बाद तो उसको भी सेलिब्रेट किया गया था। गंगा टास्क फोर्स डिप्लॉय करी जाएगी इसमें गंगा को क्लीन करने के लिए। गंगा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। गंगा 5 स्टेट से पास करती है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन से ये 5 स्टेट्स हैं। सेकंड, फराक्का बैराज में ये डिवाइड होती है 2 में, पद्मा और हुगली रिवर में। तीसरा, गंगा रिवर जो है सुंदरबंस में लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है, रिवरिन डेल्टा बनाती है। आपको पता होगा कि मैंग्रोव, वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैंग्रोव सुंदरबंस में पाए जाते हैं। ये आपके रेफर करने के लिए मैंने मैप दे रखा है, आप देखिए। 5 प्रयाग हैं गंगा के,
वो आप देखिए, और गंगा किस किस स्टेट से निकलती है ये आप देख लीजिएगा। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट का रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ कॉमेंट ऑन द कॉमेंट सेक्शन। टिल देन, बाय बाय।